कोई फरीक अपना हिस्सा बेच दिया हो, या तो पूर्ण बेच दिया हो या कुछ बचा हो। बड़े भैया के नाम से जो केवाला है उसमें भी बाकी भाई तैयार है और बड़े भाई को भी कोई एतराज नहीं है। बेच दिया है, वो चारों के सहमति से बेचा। साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार सर्वे इन्फॉर्मेशन में। तो आज हम जो वीडियो बनाने वाले हैं और आपको हम बताने वाले हैं कि खुद से पंचनामा बंटवारा कैसे करें। अगर जितने फरीकेन हैं और सबका सहमत है, सब लोग अगर एक दूसरे के मेल मिलाप में रह रहे हैं, तो खुद से या तो आप लोकल अमीन रख के पंचनामा बंटवारा बना सकते हैं, या तो अगर आप पढ़े लिखे हैं और खुद से आपको बनाने आता है तो आपको कुछ नहीं करना है। 100 रुपये का स्टाम्प पेपर ख़रीदना है और उसके साथ में 2-4 पेज खरीद लेना है और खुद से आप पंचनामा बंटवारा कर सकते हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जो कि आप लोगों की दुआ से, आप लोगों की कृपा से वो 50,000 से भी ज़्यादा व्यूज है उसमें। तो उसमें हमने जो पंचनामा बंटवारा बना के बताया हुआ था, जिसमें 4 फरीक है, 5 फरीक है, उसमें से सभी का जितना भी हिस्सा होता है वो बराबर बराबर हिस्सा है, तब कैसे पंचनामा बंटवारा करते हैं। बट आज जो हम आपको बताने वाले हैं इसमें है कि अगर कोई फरीक है, मान के चलिए कि जिनके नाम से ज़मीन है और उनका 4 पुत्र है, तो उसमें से अगर 2 पुत्र ज़मीन बेच दिया हुआ है, 2 पुत्र ज़मीन बेच दिया हुआ है, इसमें से होगा कि एक का पूरा बचा होगा, दूसरे का पूरा बचा होगा, तीसरे का कुछ पार्ट बेच दिया हुआ है तो उसका कुछ बचा होगा, और जो चौथा पुत्र है उसका कुछ भी नहीं बचा हुआ है। तो इस केस में हम पंचनामा बंटवारा कैसे करेंगे, वो जो चौथा है उसके खाता खेसरा उसमें क्या डिटेल भराएगा, तो ये तमाम सारी जानकारी आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, पंचनामा बंटवारा कहाँ ज़रूरी होता है। तो पंचनामा बंटवारा के लिए है कि अगर बाप दादा के नाम से संपत्ति है, बाप दादा के नाम से संपत्ति है, ठीक है, और उनका मृत्यु हो गया है, तो उस केस में होगा कि जो उनके वंशज होंगे उनके नाम से खतियान बनना है, उनके नाम से लोग जमाबंदी कायम कराने के लिए पंचनामा बंटवारा करते हैं, उनके नाम से अपने नाम ट्रांसफ़र कराने के लिए वो पंचनामा बंटवारा करते हैं ताकि वो खुद के नाम से रसीद कटा सके। तो इसमें हो गया कि अगर बाप दादा के नाम से कोई केवाला था, कोई खतियानी ज़मीन था और उसको अपने नाम से जो जीवित वंशज हैं उनके नाम से करवाना है, तो इसके लिए भी पंचनामा बंटवारा लोग करते हैं। और दूसरा केस हो गया जो कि स्पेशल केस ही है कि अगर कोई 4 भाई है और उसमें से जो बड़े भाई है उनके नाम से केवाला है, और चारों भाई में क्या है कि सहमति है, चारों भाई के से सहमति है कि मेरा जो भी केवाला में ज़मीन है वो जो शेष 3 भाई के हमको जो भी संपत्ति है वो हम तीनों भाई को देना चाहते हैं। तो ये तो हो गया कि आप मौखिक बोल रहे हैं, अभी आप सर्वे हो रहा है उसमें आप मौखिक बोल रहे हैं कि सर कर दीजिए, तो ऐसे नहीं होगा। आप कितना भी कहिएगा मौखिक, तो आपके नाम से ही खाता खुलेगा, जो जिनके नाम से केवाला रहेगा उन्हीं के नाम से क्या होगा, खाता खुलेगा। लेकिन अगर आप पंचनामा बंटवारा के माध्यम से आप अगर पंचनामा बंटवारा कर लेते हैं उसी केवाला का और उसी में चारों भाई को दर्शा देते हैं, तो फिर क्या होगा कि एक तो हो गया कि अगर आप सम्मिलित खाता खुलवाना चाहते हैं तो उसमें आसान है कि चारों भाई का नाम से और खाता खेसरा का डिटेल भर के सबका साइन हो जाएगा, तो उससे होगा कि आपको सम्मिलित होगा, बट वो भी आपको स्टाम्प पेपर पे ही करना होगा, वो भी पंचनामा बंटवारा ही करना है। तो एक तरह से आपका चारों भाई का नाम आ जाएगा और सम्मिलित खाता खुल जाएगा। और एक दूसरा है कि उसी संपत्ति में हम चारों भाई लेना चाहते हैं बट हम अलग अलग लेना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको पंचनामा बंटवारा करना पड़ेगा। तो वही आज जो हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में कि अगर कोई वंशज या कोई फरीक अपना हिस्सा बेच दिया हो, या तो पूर्ण बेच दिया हो या कुछ बचा हो और कुछ बेच दिया हो, और कुछ फरीक का
मतलब कोई बिक्री नहीं हुआ हो, तो उस केस में हम पंचनामा बंटवारा कैसे करेंगे। और ये भी केस है कि जैसे केवाला खतियानी ये भूतपूर्व जो भी उनके वंशज होंगे उनके नाम से है और बड़े भाई के नाम से भी है, तो उसका भी इसमें हम ऐड कर देंगे। जो बड़े भैया के नाम से है तो हो गया कि बाप दादा का संपत्ति में तो बराबर लेना ही लेना है, लेकिन बड़े भैया के नाम से जो केवाला है उसमें भी बाकी भाई तैयार है और बड़े भाई को भी कोई एतराज़ नहीं है। तो उस केस को भी हम इसमें डील करेंगे, उस केस के बारे में भी हम इसमें जिक्र करेंगे कि कैसे उसका हम पंचनामा बंटवारा करेंगे। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास 100 रुपये का स्टाम्प पेपर है जो कि हमने सैंपल के लिए फ़ोटो स्टेट करा लिया है। और इसमें जो सबसे फ्रंट में है वो सहमति पंचनामा बंटवारा है, क्योंकि ये पंचनामा बंटवारा तभी संभव है जब सभी में सहमत हो, इसीलिए इसको हम सहमति पंचनामा बंटवारा भी कहते हैं या तो पंचनामा बंटवारा भी बोल सकते हैं। तो ये हमने कंप्यूटर से लिखा लिया है, आप हाथ से लिख दीजिएगा तो पर भी कोई दिक्कत नहीं है। और जो मैटर हम अभी लिखेंगे वो मैटर आप कोशिश करें कि अगर टाइपिंग आपको आता है या आपके जान पहचान में है तो उसे टाइपिंग करा लीजिए, वो देखने में और भी बेटर लगता है। बाकी अगर ऐसा नहीं है तो आप हाथ से भी, अच्छा अगर आपका हैंड राइटिंग है तो खुद के हाथ से भी आप बना सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है कि आप हाथ से बनाइएगा तो वो वैलिड नहीं है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। तो सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो वंश वृक्ष बनाना होता है। पंचनामा बंटवारा लोग उसी में करते हैं जो बाप दादा का संपत्ति है, उसी में लोग पंचनामा बंटवारा करते हैं। तो उसके लिए हम पहले एक सादा पेपर पे वंश वृक्ष बनाएंगे। तो वंश वृक्ष बनाने के लिए आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप A4 साइज़ का पेपर लीजिए और जिनके नाम से केवाला है, जिनके नाम से खतियान है, जो सबसे पुराने, जैसे मान के चलिए कि केवाला भी है और खतियान भी है। केवाला मेरे बाबा के नाम से है और उनके भी जो फादर होंगे जिनको हम दादा बोलते हैं उनके नाम से खतियान है। तो जिनके जो सबसे लास्ट वाला होगा उनका नाम हम यहाँ लिख देंगे। तो हम अगर मान के चलिए कि जो दादा का नाम है वो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। इनका मृत्यु हो गया, अब इनका जो पुत्र होगा वो हम यहाँ पे दर्शा देंगे। ये पुत्र हो गया पहला, दूसरा पुत्र यहाँ पे हो जाएगा, ये भी जिंदा है, और ये तीसरा पुत्र हो जाएगा, और एक अगर चौथा पुत्र है तो वो भी हम यहाँ दर्शा देंगे। तो ये 4 पुत्र हो गया, ये चारों पुत्र जिंदा है। अब किसी केस में होगा कि ये इनका मृत्यु हो गया होगा या इनका मृत्यु हो गया होगा, तो उसको आप नीचे करिएगा जब तक जिंदा व्यक्ति आ जाएगा तब। अगर निर्मल है, उनका 2 पुत्र होगा तो ये दोनों पुत्र का नाम नीचे आ जाएगा। तो चलिए हम इस उदाहरण करने के लिए हम ये निर्मल को मरा हुआ समझ लेते हैं, ठीक है। तो इनको हम कट का निशान कर दिए। 4 भाई है जिसमें से 3 जिंदा है और एक निर्मल का मृत्यु हो गया है। तो अब इसका जो वंशज होगा वो नीचे जाएगा। अब इनके नीचे जो भी इनके पुत्र होंगे वो इनका नाम यहाँ दर्शा जाएगा। तो सबसे पहले मान के चलिए इनका फर्स्ट हो गया, ठीक है, और इनका हम 2 ही पुत्र मानते हैं, और ये दोनों जिंदा है। तो अब इसमें देखिए कि आदमी कितने जीवित हो गए, 1 2 3 4 5 आदमी जीवित हो गए। बट इसमें जो फरीक होगा, जो हिस्सा लगेगा वो 4 हिस्सा लगेगा, 1 2 3 4 5। तो ये 4 हिस्सा लगेगा। तो ये हमारा जो है वंश वृक्ष ये बनकर तैयार हो गया। वंश वृक्ष हम ऐसे ही बना लेंगे। इसमें जो होगा कि फरीकेन, जितने जीवित वंशज है, जितने आदमी हैं, उन सब का क्या होगा यहाँ पे साइन हो जाएगा। ऐसा करने पर ये हमारा वंश वृक्ष बनकर तैयार हो जाता है।
अब इसमें है कि आप इसको यहाँ पे जिस खाता के लिए जो आपका खाता है वो हम दर्ज कर देंगे। खाता सपोज डेट 13 है और एक हमारा 10 खाता है। ये हमारा हो गया कि इस खाता का ये वंशावली बन गया है और ये खाता का वंशवृक्ष बनकर तैयार है। तो ऐसा वंशवृक्ष बनाने के बाद ये हम अब नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस में जो हमने 100 रुपये का स्टाम्प पेपर लिया है, कोशिश करना है कि जब भी आप बनाएं तो पहले एक सादा पेपर पे बना लीजिए जो कि रफ के लिए, और उसी को फेयर करना हो। जब आपका सब सही लिखा हो, आप पढ़ लिए, सब चीज़ सही है मिलान करने के बाद, तब आप स्टाम्प पेपर पे उसको टाइपिंग करवा लीजिए या खुद से लिख लीजिए। तो हमारा जैसे ही सब चीज़ वंशावली तैयार हो जाता है तो हम सहमति पर पंचनामा बंटवारा लिखने के बाद अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ मैटर लिखना पड़ता है। तो मैटर क्या होता है कि इसमें लेख्यकारी और लेख्यधारी, फिर लेख्य क्या प्रकार, ये सब आपको यहाँ पे दिखाना पड़ता है। तो चलिए हम पहले लिख लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे लिखेंगे वो हम लेख्यकारी लिखेंगे। तो लेख्यकारी जो होता है, जो बेचने वाला होता है, उसको हम लेख्यकारी बोलते हैं, ठीक है। और लेख्यधारी होता है, जिसको आप बेच रहे हैं, जो खरीदार है, उसको हम लेख्यधारी बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि लेख्यकारी और लेख्यधारी दोनों एक ही आदमी हैं, क्योंकि एक संपत्ति है जो कि बाप दादा के नाम से है, तो दोनों एक दूसरे को ही कर रहे हैं। तो जो लेख्यकारी हो जाएगा उसमें जितने वंशज होंगे, जो लेख्यकारी हो जाएगा इसके जितने वंशज होंगे, जो वंशज है मान के चलिए ये और ये जो दोनों हैं सो, तो इनका पूरा क्या होगा कि यहाँ पे एड्रेस के साथ में उनका डिटेल लिखा जाएगा। तो इसमें कितना फरीक है, 4 फरीक है। तो सबसे जो पहला फरीक है उसका हम यहाँ नाम लिखेंगे, उनका जो अस्थाई पता है वो लिखेंगे, फिर इसी प्रकार दूसरा का लिखेंगे, इसी प्रकार तीसरा का लिखेंगे, और जो चौथा है जिसमें 2 भाई है तो इसमें दोनों भाई का हम जिक्र करेंगे। तो चलिए हम आपको लिख के दिखाते हैं। इसी प्रकार से ये फर्स्ट वाला का नाम हम लिख दिया है, और उसके बाद जो इसका जाति होगा, जो पेशा है, जो आपका एड्रेस है, जो आधार कार्ड में लिखा हुआ है वो आप लिख दीजिएगा, और जो निबंधन कार्यालय जहां आपका पड़ता है उसका यहाँ जिक्र कर देना है। राज्य तो बिहार ही होगा और राष्ट्रीयता भारतीय ही होगा। तो ये तो हो गया मान के चलिए कि फर्स्ट। अब इसके साथ में जितना भी है उस सब का ऐसे ही दूसरा नंबर में उनका नाम आ जाएगा। उसी प्रकार से तीसरा चौथा नंबर में ये सेम मैटर रहेगा। फर्स्ट और सेकेंड तो आपका सेम रहेगा, बट तीसरा में क्या है कि निर्मल जो तीसरा फरीक है उनका मृत्यु हो गया है, तो इसमें जितना भी उसका बेटा रहेगा उसको अलग अलग इसमें हम नहीं दिखाएंगे, क्योंकि जो पंचनामा बंटवारा हो रहा है ये जो रंजीत, नारायण, निर्मल और सुंदरलाल इनके बीच हो रहा है, न कि इनके ये मतलब भतीजा के बीच हो रहा है। तो भतीजा का जो नाम होगा उसमें सिर्फ वो सम्मिलित ही रहेगा। उसको अगर अपना करना होगा तो जब निर्मल के नाम से आ जाएगा तब जाके ये, अभी तो है कि इन दोनों का ही नाम आ रहा है, तो जब खाता खुलेगा तो उसमें कमल और रजनीश का ही खुल जाएगा इसी पंचनामा बंटवारा के तहत। अगर निर्मल जिंदा रहता तब तो निर्मल का ही नाम यहाँ दर्शाया जाता, बट उनका मृत्यु हो गया है, तो यहाँ पे जो हम तीसरा में दर्शाएंगे वो कमल और रजनीश को दर्शाएंगे। तो यहाँ पे हम कमल लिख देंगे और इसमें लिखा जाएगा कि वो रजनीश, ठीक है। अब इनके पिता का जो नाम होगा, इनके पिता में जो इनके पिता है निर्मल, इनका नाम आ जाएगा स्वर्गीय निर्मल कुमार। फिर एड्रेस जो होगा जैसा इनका लिखाया है उसी प्रकार से एड्रेस लिखा जाएगा। अब ये हमारा लेख्यकारी पूरा डिटेल लिखा गया जो कि आप देख पा रहे हैं। ये जो तीन आदमी जिंदा था उनका हो गया, और चौथा जिनका देहांत हो गया है उनका हमने दोनों बेटा का दर्शा दिया है यहाँ पे। ये चीज़ें लिखने के बाद ये लेख्यकारी हो गया। अब उसके बाद जो हमारा सेकेंड मैटर रहेगा उसमें हमारा लेख्यधारी रहेगा, जो कि हम यहाँ पे लेख्यधारी लिख देंगे।
ये हमारा लेखधारी लिखा गया। इसमें हो गया कि लेखधारी एक दूसरे के पक्ष में, ये जितने भी फरीक है वो एक दूसरे को आपसी में ही पंचनामा बंटवारा कर रहे हैं। तो इसका जो डिटेल हो जाएगा कि लेखधारी एक दूसरे के पक्ष में, और कोष्ट में हमने लिख दिया है कि लेख्यकारी, जो लिखने वाला है वो लेख्यधारी है और जिसको लिख रहा है दोनों सेम ही है, मतलब लेख्यकारी ही लेख्यधारी है। तो ये हमारा दूसरा हो गया लेखधारी। लेख्यकारी पहला हो गया और लेखधारी दूसरा हो गया। अब जो हमारा तीसरा होगा कि लेख्य प्रकार। जब भी आप केवाला लेते हैं या कुछ भी लेते हैं तो उसमें लेख्य प्रकार रहता है। जहाँ पे आप केवाला लेते हैं तो वहाँ लिखाया रहता है विक्रय, और उसके बाद होता है कि कोई दान रहता है तो वहाँ दानपत्र लिखा जाता है। तो ऐसे ही ये क्या होगा कि ये हमारा आपसी पंचनामा बंटवारा है, तो उसमें जो लेख्य प्रकार होगा उसमें आपसी पंचनामा बंटवारा लिखा जाएगा। तो जो हमारा थर्ड पॉइंट होगा वो लेख्य प्रकार है कि ये देख रहे हैं कि आपसी सहमति पंचनामा बंटवारा। तो ये होने के बाद अब हो जाएगा जो चौथा मैटर रहेगा वो क्या रहेगा कि जो भी संपत्ति, जो हम आपको पहले बता चुके हैं कि अगर दादा परदादा या पिता जिनके भी नाम से हो तो उनका संपत्ति हमको यहाँ दिखाना है जिनका आप पंचनामा बंटवारा कर रहे हैं। एक दूसरा केस हो जाएगा कि उसमें से कुछ भाई ज़मीन बेच दिया है, तो जो ज़मीन बेच दिया है वो उनके खाता खेसरा में घटेगा, अभी आपको नहीं घटाना है। अभी जो आप लोग बंटवारा कर रहे हैं उनका पूरा संपत्ति का ब्यौरा आपको यहाँ लिखना है संपत्ति वाले में। और अगर आपका एक से ज़्यादा मौजा में ज़मीन पड़ता है तो आपको हर एक मौजा का यहीं पे दर्शा देना है जिसका आप लोग पंचनामा बंटवारा करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। अब दूसरा केस होगा कि कुछ केस में होता है कि 4 भाई हैं और 4 भाई में से कोई एक भाई ज़मीन बेच दिया हुआ है। तो वो जो ज़मीन बेच दिया है वो चारों के सहमति से बेचा था। किसी का शादी करना होता है या कोई बीमार था उसमें ज़मीन बेचना पड़ा तो वो एक भाई अपने नाम से, बाकी 3 भाई बाहर रह रहे थे तो एक भाई बेच देता है। तो अब जो पंचनामा बंटवारा हो रहा है तो उस केस में क्या है कि बाकी जो 3 भाई है वो बोल रहा है कि नहीं, जो हम लोगों ने मिल के मतलब बेचा है वो एक आदमी ही बेचा है, बट वो हम लोगों के सहमति से बेचा है। तो उस केस में होगा कि वो जो खाता खेसरा जो आप बेच चुके हैं, जो एक भाई बेच चुका है, उसको घटा के तब आप लिखिए, क्योंकि उसमें अब उनका कोई मैटर ही नहीं रहा। जब 3 भाई सपोर्ट कर रहा है कि वो हमारे सहमति से बेचा है और उसमें हमको कोई एतराज़ नहीं है, मतलब जितना जो शेष बचा तब तो फिर बराबर बराबर बट जाएगा। बट जो आज हम बना रहे हैं उसमें है कि जो एक भाई पूरा बेच दिया है, दूसरा जो वंशज है, दूसरा जो फरीक है वो कुछ बेचा है, बाकी जो 2 फरीक है उसका पूरा का पूरा बचा हुआ है। तो पहले हम संपत्ति का ब्यौरा यहाँ लिख देंगे, जो मौजा में आपका ज़मीन पड़ता है उसका हम संपत्ति ब्यौरा लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ संपत्ति विवरण में हम ये मौजा का नाम लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद जो उसका थाना नंबर होगा वो लिखा जाएगा। उसके बाद जो आपका खाता है वो लिखा जाएगा, जो खेसरा है वो लिखा जाएगा, रकबा हमारा लिखा जाएगा। इसी प्रकार हमने यहाँ पे 3 मौजा का लिख दिया है। तीनों मौजा में आप अपना नाम लिख दीजिएगा, जिस मौजा में पड़ता है उसका जो थाना संख्या है वो लिख दीजिएगा। और जो खाता है, अगर एक खाता है तो ठीक है, वरना उससे भी ज़्यादा है तो आप कॉमा देके वो अगला खाता डाल सकते हैं, उसके साथ में आपका खेसरा है। तो ये जो हमारा है 4 एकड़, 6 एकड़ और 60 डिसमिल, तो इसमें कितना हो गया, कुल ज़मीन हो गया 6 4 10 एकड़ और 60 डिसमिल। तो इसमें 4 फरीक है, तो चारों फरीक में बराबर बराबर बटेगा। तो हम तो अभी पहले बराबर बराबर बांट लेंगे, बट उसके बाद उस खाता खेसरा में जो बेचा हुआ है वो जब उनका डिटेल बढ़ाएगा उसमें उसका जिक्र होगा। तो इसमें जो रकबा है वो 4 एकड़, 6 एकड़ और 60 डिसमिल है, 4 बराबर बराबर भाग में बटेगा। ये जो कुल ज़मीन हो रहा है वो 10 एकड़ 60 डिसमिल हो रहा है, तो इसको हम 4 बराबर भाग में बांटेंगे तो एक फरीक का 2 एकड़ 65 डिसमिल ज़मीन पड़ता है। तो यहाँ पे हम पहले चारों का नाम दर्शा देंगे और उसका खाता खेसरा जो किन किन में। यहाँ पे होता है कि जो पंचनामा बंटवारा करता है, लोग करता है क्या कि कोई खेसरा बाइज कर लेता है, कोई जितना खेसरा है उसमें सभी में बराबर बराबर बांटता है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप खेसरा बाइज कर रहे हैं या आप एक ही खेसरा में बराबर बराबर ले रहे हैं। अगर आप खेसरा बाइज करते हैं तो जो खेसरा जिसको आप दे रहे हैं उसके सामने में दर्शाइएगा,
नहीं, अगर आप एक खेसरा जैसे 12 नंबर खेसरा है और ये चारों फरीक को चाहिए तो 12 खेसरा चारों को मिलेगा, और इसमें जो 4 एकड़ है तो 4 मतलब बराबर बराबर करेंगे तो 1-1 एकड़ मिलेगा। तो इस खेसरा में बस ये है कि चौहद्दी सबका अलग अलग हो जाएगा। तो चलिए हम चारों का पहले नाम डिटेल भरते हैं, उसके बाद उसमें खाता खेसरा दर्शाएंगे। दूसरा पेज में ये लिखा गया हुआ है कि सभी फरीकयन का संपत्ति हिस्सा विवरण, जो जिसको हिस्सा है उसका विवरण यहाँ पे हम फिल करेंगे। तो प्रथम हिस्सेदार जो हमारा रंजीत कुमार है, उनका हम यहाँ पे नाम दर्शाएंगे, और उनका जिन जिन खाता खेसरा में जो हिस्सा है वो हम यहाँ पे दर्शाएंगे। अब इसी में हो जाएगा। अब समझने वाली बात है कि जैसे ये दूसरा फरीक है और पहला फरीक है, ये दोनों ने अभी तक जो भी इनका हिस्सा है, जिस जिस खाता खेसरा में जो हिस्सा है वो कोई बेचा नहीं है, कुछ भी बेचा नहीं है। तो उसका खाता खेसरा में जितना इनका हिस्सा होगा वो हम यहाँ पे दर्शा देंगे। और जो भी हिस्सेदार है, जैसे अब ये हो गया कि तीसरा जो है कमल व रजनीश, इनके जो पिताजी थे निर्मल कुमार, वो अपना कुछ जो भी यहाँ पे है डिटेल, उसमें से कुछ खाता खेसरा में वो बेच दिए हुए हैं। तो जिस खाता खेसरा में वो जितना ज़मीन बेचे हुए हैं और जितना पे उनका दखल है, जितना बेचने के बाद जो हिस्सा होगा उनको ही सिर्फ यहाँ पे खाता खेसरा में दर्शाया जाएगा। अब होता है कि चौथा हिस्सेदार सुंदरलाल, इनके द्वारा मतलब होता है कि जो भी संपत्ति है, जो भी इनका हिस्सा होगा खेसरा में, जैसे है 12 में इसमें 1 होगा, फिर 6 में है उनका जो हिस्सा होगा, 60 डिसमिल में जो 15 होगा, तो ये सब में बेच दिए हुए हैं। तो नाम उनका भी होगा, बट संपत्ति में जो होगा वो वहाँ पे खाता खेसरा के साथ में वहाँ पे 00 लिखा जाएगा। इससे जो सर्वे कर्मी है या कोई इस पे क्लेम करता है तो उसमें आपका लिखा होगा, उनका साइन होगा कि हमारा अब उस संपत्ति में कोई हक नहीं है, मतलब 00 है। साइन उनका भी होगा ताकि बाद में आने वाला दिन में वो क्लेम नहीं कर सके। तो जितना डिटेल है वो हम यहाँ पे पहले फिल करते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो यहाँ हमने सबसे पहला जो प्रथम हिस्सेदार है उनका हमने डिटेल यहाँ मौजा, जो मौजा में ज़मीन पड़ेगा उनका यहाँ पे नाम हो जाएगा। उसके बाद जो खाता है, जो खेसरा है, उनका जो हिस्सा बनता है वो हम यहाँ पे दर्शा दिए हैं। और जो उनका चौहद्दी है वो चौहद्दी होगा, और जो जमाबंदी जो पिताजी के नाम से या जिनके नाम से जमाबंदी कायम था, जिनका आप पंचनामा बंटवारा कर रहे हैं, उसका यहाँ पे जमाबंदी दर्शा दीजिएगा। तो इतना चीज़ करने के बाद ये जो पहला फरीकेन है रंजीत कुमार, इनका जितना भी हिस्सा है वो यहाँ पे हम डिटेल फिल कर दिए हुए हैं। और इसी प्रकार से अब प्रथम हिस्सेदार के बाद द्वितीय, फिर तृतीय और चतुर्थ, ये चारों हिस्सेदार का जितना जितना उनका हिस्सा बनता है जो बेचने के बाद, उतना हम यहाँ पे दर्शा देंगे। तो चलिए हम सबका लिख के आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पे है कि तृतीय हिस्सेदार कमल व रजनीश, अब इनके जो पिताजी थे वो अपना कुछ हिस्सा, जो इनका 3 जगह हिस्सा पड़ता है, 3 मौजा में पड़ता है, उसमें से कोई एक मौजा में ये ज़मीन बेच दिए हैं। तो जहाँ पे वो जो खाता खेसरा में बेच दिए होंगे उस रकबा को हम नहीं दर्शाएंगे। अगर जैसे मान के चलिए कि 14 नंबर खाता है और 12 नंबर खेसरा, उसमें 4 एकड़ में 1 एकड़ इनका हिस्सा होता है। अब इसमें से क्या है कि वो 1 एकड़ की जगह 50 डिसमिल बेच चुके हैं, तो जो इनका शेष होगा वो हम 50 डिसमिल यहाँ दर्शाएंगे। फिर दूसरा खेसरा है कि यहाँ पे 6 एकड़ है, इसमें 1 एकड़ 50 डिसमिल एक आदमी का हिस्सा होता है, उसमें से अगर वो 50 डिसमिल बेच चुके हैं तो इनका जो शेष बचेगा उनका हम वहाँ दर्शाएंगे। तो इसी प्रकार से जो रकबा बेच चुके हैं वो घटाने के बाद जो इनका रकबा होगा वो हम इनके खाता खेसरा में दर्शाएंगे। यहाँ हमने तृतीय हिस्सेदार के बाद अब चतुर्थ हिस्सेदार जो कि सुंदरलाल है, और यहाँ पे है तृतीय हिस्सेदार में कि इनका जो हिस्सा था, यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है आपका 14 खाता 12 खेसरा, उसमें जितना बेचने के बाद इनका 50 डिसमिल बच रहा है वही हम दिखा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे इनका 1.5 एकड़ होता है, वहाँ पे 50 डिसमिल ये बेच चुके हैं। यहाँ पे है कि इनको 15 डिसमिल हो रहा है तो 5 डिसमिल ये बेच चुके हैं, तो उनका हम घटाने के बाद यहाँ लिख दिए हैं। ये लिखने के बाद अब चतुर्थ वाले में है कि जो सुंदरलाल है ये सब अपना ज़मीन बेच चुके हैं, इनका किसी भी खाता खेसरा में कोई भी ज़मीन नहीं है। अगर थोड़ा भी रहे
तो यहाँ पे हम जैसे ऊपर वाले में दर्शाए हैं वैसे दर्शाएंगे। अब है कि इनका कोई खाता खेसरा में बचा ही नहीं हुआ है, तो इनका नाम हम दर्शा दिए। बट मौजा में खाता खेसरा रकबा जितना भी है इस सब में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, मतलब इनका ये खाली चला जाएगा, ये इनका खाली चला जाएगा, इनके खाता खेसरा में कुछ भी नहीं रहेगा। ऐसा करने के बाद अब क्या हुआ कि चारों हिस्सेदार हैं उनका हमने संपत्ति विवरण यहाँ पे लिख दिया है। इतना चीज़ करने के बाद इसमें होता है कि सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट पेज था उसमें हम ये पहले नंबरिंग कर लेंगे। जो हमारा पृष्ठ संख्या है वो पृष्ठ संख्या 1 लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद हमारा दूसरा पृष्ठ संख्या था, ये हमारा पृष्ठ संख्या हो गया 2, और ये जो हमारा है ये पृष्ठ संख्या 3। अगर आपको इससे भी ज़्यादा पेज में लगना हो तो आप इसी प्रकार आप नंबरिंग कर लीजिएगा ताकि उसको सजाने में कोई दिक्कत ना हो। ये लिखने के बाद इसमें कुछ लास्ट में मैटर लिखना होता है कि आज पंचगणों के समक्ष खाता खेसरा ये जो मौजा है और इसमें हम लोगों की सहमति है, ये सब जितना भी मैटर है वो यहाँ पे लिखना होता है ताकि आने वाला दिन में कोई भी रैयत या कोई भी जो आपके फरीक है वो क्लेम नहीं कर सके, उस पर आपत्ति नहीं कर सके। तो इसका हम पहले यहाँ डिटेल लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे जो साइन करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए हम पहले इसका डिटेल लिख लेते हैं फिर आपको बताते हैं। यहाँ हमने चौथा हिस्सेदार के बाद जो मैटर लिखना था वो मैटर हमने लिख दिया है। इस दिनांक में आप पंचनामा बंटवारा किए हैं उसका यहाँ पे डेट हो जाएगा। उसमें है कि आज दिनांक इतना को हम सभी फरीकेन के द्वारा आपसी सहमति के आधार पर हमारे पैतृक खतियानी, इसमें अगर आप खतियानी ज़मीन है तो खतियानी लिखना है, अगर सिर्फ आप केवाला का कर रहे हैं तो केवाला दर्शाना है, अगर आप खतियानी ही कर रहे हैं केवाला नहीं कर रहे हैं तो केवाला को कट कर देंगे। भूमि का आपसी सहमति पर बंटवारा किया है, बंटवारा के आधार पर सभी का शांतिपूर्ण दखल कब्जा भी है। एक होता है कि जैसे लोग पहले दखल कब्जा किए रहते हैं उसके बाद बंटवारा करते हैं, अगर दूसरा होता है कि लोग बंटवारा कर लेते हैं और उसके आधार पे अमीन रख के अपना अपना बंटवारा करने के बाद वो दखल कब्जा करते हैं। तो इसमें ये दर्शाया गया है कि सभी का शांतिपूर्ण दखल कब्जा भी है। मुख्य रूप से खेतिहर ज़मीन है और सम्मिलित खरीदारी, इसमें अब वही मैटर आ गया कि जो बड़े भैया के नाम से केवाला है लेकिन सब आदमी के सहमति से सभी के रुपया लगने के बाद वो खरीदा गया था, तो इसमें हम उस केवाला का भी जिक्र किए हैं क्योंकि उस केवाला का भी हम यहाँ पे रकबा चढ़ाए हुए हैं। तो इसमें है कि सम्मिलित खरीदारी केवाला की भूमि है। आने वाला समय में हमारे किसी भी फरीक या उनके वंशज के द्वारा अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके जो बेटा पोता है कोई भी होगा तो वो इस पर क्लेम नहीं कर सकता है कि हमारा जो पंचनामा बंटवारा हुआ था वो वैलिड नहीं है, उसमें गलत हुआ था। इसका भी यहाँ पे जिक्र है कि उनके वंशज के द्वारा कोई आपत्ति नहीं होगी। ये बंटवारा हम लोग शारीरिक मानसिक स्वस्थता, ये मानसिक स्वस्थता इसलिए लिखा जाता है कि ताकि कोई फरीक ये ना बोल दे कि उस समय हमारा मानसिक स्थिति सही नहीं था और ज़बरदस्ती कुछ साइन करा लिया गया, तो ऐसा इसमें नहीं है। ये मैटर इसमें दर्शा दिया गया है कि इनकी मानसिक जो है वो स्वस्थ है। उसके बाद है कि बिना किसी के दबाव भड़काव व धमकाव के किया है, मतलब यहाँ पे हमारा कोई दबाव नहीं है, न किसी के भड़काने पर किए हैं, न बहकाया है, न हमें कोई धमकाया है। तो ये सब पूरा यहाँ पे डिटेल है किया है। और आज दिनांक फिर वो डेट हो जाएगा जिस डेट को आप किए हैं, सभी फरीक अपने हिस्से व दाखिल खारिज कराकर राजस्व लगान रसीद कटा सकते हैं। मतलब यहाँ पे ये लिखा है कि जितना भी आपका खाता खेसरा है जो आपका हिस्सा है उसके आधार पे आप बंटवारा करने के बाद अपने नाम से दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपने नाम से आप रसीद कटा सकते हैं। फिर नीचे है कि उपयुक्त पंचनामा बंटवारा के हिस्सेदार अपना सहमति अपना हस्ताक्षर व निशान बना दिया है ताकि भविष्य में विवाद न हो। अब इसमें जितने भी फरीक हैं उनका सबका साइन हो जाएगा ताकि आने वाला दिन में कोई इस पर कोई एतराज़ न हो। अब होगा कि हमारा पृष्ठ संख्या के बाद इसमें साइन किनका किनका होगा और कहाँ कहाँ होगा। तो जो हमारा इस साइड में जो हमने स्पेस छोड़ा है इसमें आपका गवाह, अगर आपके पास गवाह है वहाँ पे जिनके सामने में आप लोग किए हैं उनका यहाँ पे सभी पेज में गवाह का साइन हो जाएगा। कोशिश करना है कि जितना ज़्यादा गवाह हो उतना बेटर है। उसके बाद इधर गवाह होने के बाद जो आपका फरीक है वो हमारा
फरीकेन जो है उनका साइन हो जाएगा। तो इसमें है कि आपका 4 फरीक है, तो इन पे चारों का साइन हो जाएगा। एक फरीक का मृत्यु हो गया है तो उनका जो 2 बेटा होगा दोनों का एक में साइन हो जाएगा। ऐसा ही आपका जो ये थर्ड वाला पेज है उसी प्रकार से सेकेंड वाला पेज में, और उसी प्रकार से ये आपका फर्स्ट वाला पेज में सब पे इनका साइन हो जाएगा। यहाँ पे भी गवाह का हो जाएगा। फिर फरीक का हो जाएगा यहाँ पे। तो ये फर्स्ट पेज हो गया। उसके बाद हमारा ये सेकेंड पेज था, सेकेंड पेज पे भी सेम हो जाएगा। जो गवाह होगा उनका यहाँ पे साइन हो जाएगा। यहाँ पे फरीकेन का हस्ताक्षर हो जाएगा। तो इतना चीज़ होने के बाद अब आता है कि जो सरपंच है जिनके सामने में ये हुआ है उनका कहाँ होगा। तो इनका आप जहाँ स्पेस है यहाँ पे इनका क्या हो जाएगा कि हस्ताक्षर भी हो जाएगा और मोहर भी हो जाएगा। तो ये सरपंच जी का यहाँ पे हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे इसी लाइन में जहाँ भी आपका स्पेस है वहाँ पे आपका सेम हो जाएगा, यहाँ पे साइन हो जाएगा। ये हर एक पेज में करा लेना है। इतना चीज़ कराने के बाद ये लास्ट में फिर इस साइड में जो आपका फरीक रहेगा आपको यहाँ पे करवा लेना है, जितना भी आपका फरीक है। और एक साइड में फिर से गवाह का, आपका जितना गवाह होगा। तो ये चीज़ें करने के बाद ये हमारा आपसी सहमति जो बंटवारा है वो हमारा बनकर तैयार हो जाता है। अब इसके साथ में जो अभी सर्वे होना है, जो अभी ज़मीन का सर्वे हो रहा है, तो इसमें आपको जो सर्वे फॉर्म लगेगा अब उसको कैसे भरना है। तो इतना चीज़ करने के बाद हम अब दूसरा वीडियो में आपका एक और वीडियो आएगा जिसमें हम इसको सर्वे जो फॉर्म होता है जिसमें इसमें प्रपत्र जो भी लगेगा उसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे। बाकी अगर आपको इसका एक PDF चाहिए, इसका जो स्कैन हम करके PDF डालेंगे, ये हमारे चैनल पे एक ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप का ग्रुप है जिसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप ज्वाइन करके वहाँ से ले सकते हैं। दूसरा है कि कोशिश करेंगे कि जिस वीडियो में हम ये डालें उसी में हम लिंक शेयर कर देंगे ताकि वहीं से आप डाउनलोड कर सकें। और उसके बाद अगर उसमें भी आप नहीं निकाल पा रहे हैं, उसमें भी अगर आपको कठिनाई होगी तो हमारा बिहार सर्वे इन्फॉर्मेशन फेसबुक पेज है, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आशा करते हैं कि पंचनामा से आधारित जो हमने पंचनामा बंटवारा बनाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।